आज 5 सितंबर 2020 टीचर्स डे का बहुत खूबसूरत दिन। और आज के दिन थैंक यू करते हैं सभी टीचर्स का, मैं खुद भी अपने बिहाफ पर, जिन लोगों ने भी समाज में कोई भी छोटा मोटा योगदान दिया, और खासकर मेरे पार्ट पे देखूं तो मेरे टीचर्स का, जिनके कारण आज मैं आपके सामने हूं, पढ़ा रही हूं। और जितना भी कुछ मुझे आता है इसमें मेरा शायद 5% योगदान है, 95% उन लोगों का योगदान है जिन्होंने मुझे बचपन से सिखाया। छोटा मोटा कुछ भी, किसी ने भी कुछ भी सिखाया, तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आज मेरे सारे टीचर्स स्वस्थ हों और अपने ज्ञान के भंडार को ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बांटते रहें, फैलाते रहें। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल एक का मैसेज को रिप्लाई करना आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है। अभी मुझे स्पेशल ऑफिस से उन्होंने आके कहा कि इतने ज्यादा मैसेजेस की बाढ़ है कि एक को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार सबको एक इस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू बोल देंगे, एक शाम को यूट्यूब पे भी क्लास रखेंगे। क्लास ऐसा पढ़ाई की नहीं, लेकिन थोड़ी बातें करेंगे जो हर एक, मुझे लगता है, स्टूडेंट को सुननी चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए जीवन में। पढ़ाई का मकसद सिर्फ पढ़ाई ना हो, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना हो। अपने घर में आज सबसे पहला थैंक यू अपनी माँ को बोलना, क्योंकि माँ है जिसने हमें पहले टीचर के रूप में, माँ के रूप में सब कुछ सिखाया। जो पहली जबान हमने अपने मुंह से बोली वो मातृभाषा कहलाई, यानी माँ की भाषा। तो आज के दिन तो खासकर थैंक यू करना चाहिए सबसे पहले अपनी माँ का, फिर उन टीचर्स का जिन्होंने आपको अक्षर, शब्द, पढ़ना लिखना, आपकी समझ डेवलप की, जिन्होंने आपको तर्क और कैसे चीजों को सीखा जाए, समझा जाए, ये समझाया। किसी ने कुछ भी योगदान दिया किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में। प्राइमरी में जब आप थे तो देखो कोई ना कोई टीचर रहा होगा जिसने क ख ग या चल कल मल ये सब पढ़ना सिखाया होगा। फिर थोड़ा ऊपर गए तो टीचर्स ने कॉन्सेप्ट्स बताए होंगे, फिर एक समझ डेवलप की होगी कि भारत क्या है, साइंस क्या है, बॉडी क्या है, मैथ्स कैसे कैसे सीखा जाता है। हर एक टीचर का योगदान होता है एक पढ़ा लिखा काबिल बच्चा। तो बहुत बड़ा योगदान इस पूरे समाज के टीचर्स का है, जो आज ये समाज अगर पढ़ा लिखा अपने आप को कह पाता है तो बहुत खास दिन है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने और पहले उपराष्ट्रपति, 10 साल जिन्होंने कार्यकाल काटा आजाद भारत में, जिनके नाम के कारण पहला एजुकेशन कमीशन आया, राधाकृष्णन आयोग, जिसको हम यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, 1948 में। और उनका अथाह योगदान है इस देश के राष्ट्रपति के रूप में भी, उपराष्ट्रपति के रूप में भी, और एक टीचर के रूप में भी। और बहुत प्राउड फील होता है कि इस देश की आजादी की यात्रा में भी कितने ही क्रांतिकारी, कितने ही बड़े लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने एक टीचर के रूप में भी रोल प्ले किया। तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी नजर में तो कम से कम सबसे बढ़िया प्रोफेशन टीचिंग है, क्योंकि टीचर्स हमेशा जवान रहते हैं। जवान इन द सेंस वो जिनसे घिरे रहते हैं, या तो वो बच्चे होंगे या फिर वो आप लोगों की तरह नौजवान होंगे। और आप लोगों में, और जो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ाते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा आप लोगों के अंदर होती है जो कि ऑटोमेटिकली टीचर्स तक भी पहुंच जाती है। तो टीचर्स का जैसे एक्सपीरियंस आपका फायदा पहुंचाता है, ऐसी आप लोगों की जो वो एक यंग एज की चुलबुलाहट है, आपके जो ऊर्जा का एक संचार है, वो टीचर्स तक भी होता रहता है। और इसीलिए टीचर्स बहुत ज्यादा, एज बेशक बढ़ती है, वो एक नंबर है, लेकिन मन से वो कभी भी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि उनकी हमेशा जो बातचीत होती है, जो उनके है, कम्युनिकेशन है, वो जवान बच्चों के या छोटे बच्चों के साथ रहता है। तो सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, और मुझे प्राउड है कि मैं टीचर हूं। अपने आप में मुझे गर्व है। मैं किसी और प्रोफेशन में जाती शायद उतना काम ना कर पाती, लेकिन आज मुझे खुशी है कि न जाने कितने घरों में, जो कि गरीब घर थे या एवरेज परिवार थे, उनके घरों तक रोशनी पहुंचाने में मैंने छोटा मोटा ही सही, लेकिन कहीं कुछ योगदान दिया। तो फाइनली जब मैं अपनी लाइफ को पूरा करूंगी तो मैं इस चीज को बहुत प्राउड के साथ देखूंगी। आज भी देखती हूँ। अब कल कितने सारे बच्चे हैं, मैं देख रही थी कितने सारे स्टूडेंट्स ने, जो लोग पास हो गए थे, जिनका नंबर आ गया था, उन लोगों ने अपनी डीपी में भी, जब मैंने उनके बारे में बोला और उनकी अगर पिक्चर थी, तो बहुत लोगों ने वो पिक लगा ली है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से कामयाब होते हैं। आज भी कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि मैं, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जब आपके पेरेंट्स आपके कारण खुश हों, जब आपके पेरेंट्स आपके कारण प्राउड से कह सकें कि मेरी बेटी लग गई, मेरा बेटा लग गया, और वो चौड़े होकर अपनी गली में बाहर नुक्कड़ पे बैठे ये बताते हुए कि मेरे का नंबर आ गया सरकारी नौकरी में। तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है। और कोशिश कीजिए कि उनको ये खुशी आप भी दे पाएं, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी यही है कि वो हमें कामयाब होते हुए देख लें। हम जब कामयाब हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स के सिर पे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। उन्हें लाइफ लॉन्ग यही लगता रहता है कि वो इसीलिए कमाते होते हैं कि कब हमारे बच्चे पढ़ लिख के काबिल बनेंगे। अपने लिए नहीं, अपने लिए कोई नहीं कमाता, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को वो देखना चाहते हैं कि काबिल बन जाए, इनकी भी समाज में इज्जत हो, चार लोग भी कहें कि हाँ भाई तुम्हारा बेटा बहुत लायक है, या तुम्हारी बेटी बहुत लायक निकली। तो ये सब चीजें अपने पेरेंट्स को खुशियां देने का ये मौका अब तुम्हारे हाथ में है। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि पेरेंट्स तुम पे प्राउड कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस दिए हैं। आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हमारे पर्सनल फोन्स पे भी और सेंटर पे इतने मैसेजेस भेजे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिन लोगों ने भी हमें एज अ टीचर सोचा अपने मन में। कुछ लोगों ने माँ बाप का दर्जा दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि माँ से बड़ा दर्जा इस धरती पे किसी का नहीं है। माँ वो है जो आपको इस धरती पर लाई है, जिसके कारण आप सांस ले रहे हैं। तो उनका तो धन्यवाद किसी भी तरह से दिया ही नहीं जा सकता, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। लेकिन सबसे पहली शिक्षिका वही हैं, क्योंकि शिक्षा का मायना मतलब ये नहीं होता कि आपको क ख ग सिखा दें। शिक्षित आदमी साक्षर आदमी से अलग होता है। एजुकेशन का मतलब होता है जो आपके बेस्ट को बाहर निकाल पाए। लिटरेसी तो कोई भी सीख सकता है, क ख ग, अ म च प ल ABC ये सबको आ सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना, सही रास्ता पकड़ना और संस्कारों से भरना, ये सारी जिम्मेदारी की शुरुआत माँ के आंचल के साथ होती है। और माँ वो है जो पूरी जिंदगी चाहती है कि हमेशा 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 आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़े। पेरेंट्स ही हैं या टीचर्स जो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं। बाकी सब हो सकता है ये ना सोचें, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स, अब जैसे हमारा कोई बच्चा अगर हमसे आगे बढ़ जाए, वो आके कहे कि मैंने ये अचीव कर लिया, तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम उसके टीचर हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा आप लोगों का भला चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन के एक पड़ाव में जिसमें आप लोग हैं खासकर, कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे अब मैं उस पड़ाव
पड़ाव को क्रॉस करके आ गई जिसमें आप आज हैं। यकीन मानो पेरेंट्स से ज्यादा भला आपका कभी कोई सोच ही नहीं सकता, कभी भी। हो सकता है हमारी और उनकी थिंकिंग मैच ना करे, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, खासकर जब हम लोग 19, 20, 21, 22 की एज में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स पिछड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं है, इनको अकल ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल गई। ऐसा नहीं है, वो अपने पार्ट पे आपका बेस्ट सोच के आपको राय देते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने बदलती दुनिया को उतना क्लोजली नहीं देखा, वो नहीं समझ सकते कि आज के सिनेरियो में क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन इस चीज को हमेशा मन पे रखना कि वो डांट भी रहे हैं, वो गुस्सा भी करें, वो तुम्हारे साथ सख्ती भी बरतें, तो वो भी तुम्हारे फायदे के लिए होगा। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुमसे ज्यादा जी लिया, तुमसे ज्यादा देख लिया, और अब मैं अपने आप को देखूं तो जैसे मैंने एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप लिया अपनी लाइफ में, ऐसा कोई भी स्टेप लेता है बच्चा, चाहे वो करियर को लेकर है या शादी को। किसी भी इंसान के जीवन के ना दो सबसे अहम पड़ाव होते हैं, उसका करियर और उसकी शादी। ये पूरे जीवन को तबाह कर सकते हैं और पूरे जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इन दोनों पड़ावों में पेरेंट्स का आशीर्वाद रहे तो बहुत अच्छी बात है। जब आप करियर चूज करेंगे तो पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते एवरेज घर के, लेकिन वो फिर भी आपको टाइम टू टाइम कहेंगे बेटा पढ़ लिया कर, बेटी पढ़ लिया कर, पढ़ लिख ले, कहीं कुछ लग जा, कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो जा। अब वो अनपढ़ भी है ना, तब भी वो बेचारा चाहता है कि तुम लग जाओ। जो जीवन उसने जिया है, जो मुश्किलें मुफलिसी गरीबी उन्होंने देखी है, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ना देखनी पड़े। तुम उनके लिए नहीं कमाओगे, वो तो और 10, 20, 30 साल, हद से 30 साल तो होता भी नहीं। आजकल एवरेज एज ही आदमी की 60-62 साल है, 50 के बाद तो बीमारियां लग जाती हैं। उन्हें अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कल को जब तुम 40 के हो, 45 के हो, तो तुम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो, तुम अपने बच्चों को देखो तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन का एक एहसास हो कि मैंने इनके लिए जीवन में किया। इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो उनको कभी भी ये मत सोचना, जब भी मन में यूं आए ना कि यार मेरे पेरेंट्स कुछ समझते नहीं है, इनको कुछ अकल नहीं है, तो मेरी ये बात याद करना कि पेरेंट्स से ज्यादा भला चाहने वाला इस धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग है, लेकिन पेरेंट्स का रिलेशन उससे भी ज्यादा आपकी केयर के ऊपर है। देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पेरेंट्स के रिलेशन से क्यों अलग कह रही हूं, क्योंकि माँ बाप जो है ना आपकी सब तरह की गलतियां माफ कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ के मन में फिर भी आ जाता है कि यार इसने ऐसा किया, गलत किया, लेकिन माँ के मन में कभी नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, फाइनली आप देखेंगे माँ माफ कर देगी। यही पिता के साथ है। इसीलिए पहले शिक्षक आपके पेरेंट्स हैं, उनका धन्यवाद कीजिएगा। सबसे पहले टीचर्स हैं, मतलब हमारे एज अ टीचर। उसके बाद जिन जिन से आप सीख कर आए, चाहे किसी को आपने अक्षर सीखा, किसी से, किसी ने जीवन का कोई अहम पाठ आपको पढ़ा दिया, ये सब थैंक यू करने का डे होता है। ये खास दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आज हमारे मन से दुआ निकले, और कहते हैं धरती गोल है, तो आज अगर आप दुआ देंगे तो वो घूम के आपके टीचर्स तक, जिन लोगों से आपने कुछ भी सीखा है, वो किसी न किसी फॉर्म में आपके गुरु हैं, उन तक पहुंच जाएगी। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सब खुश रहें, आबाद रहें, और इस देश के विकास में जितना बन पड़े उतना सहयोग करें। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को मध्यकाल पढ़ना शुरू कराया था, काफी दिन पहले हमने मध्यकाल शुरू किया था, और अब मध्यकाल का लगभग एंड आ जाएगा। कुछ टॉपिक बीच में मैंने छुड़वाए हैं, मुझे याद है वो, जैसे विजयनगर बहमनी मैंने नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया। अब उसको बीच में सारा कंप्लीट करके फिर वापस से उसको मैं अपने आप एक जोड़ दूंगी ताकि आपकी समझ में आ जाए। मध्यकाल आज इसलिए एक बार बता रही हूँ क्योंकि अब हम एंड करने वाले हैं मध्यकाल का। मध्यकाल की स्टार्टिंग हुई थी जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। विदेशी आक्रमण पहले भी होते थे, जब गुप्त थे और ये सब थे ना, तब भी होते थे, लेकिन ये विदेशी आक्रमण अब इंडिया पे हावी होंगे, और अब ये सिर्फ लूट के धन नहीं ले जाएंगे, ये यहाँ आके बस जाएंगे। इससे पहले जब प्राचीन काल था तो उस टाइम भी हमारे ऊपर 500 ईस्वी में या ईसा पूर्व में भी हमारे ऊपर लगातार अटैक होते रहे, लेकिन उस टाइम के अटैकर्स आते थे, पैसा लूटते थे, चले जाते थे, या व्यापार के अपने रिलेशन बनाते थे। अब जो मध्यकाल आया ना, ये बहुत बड़ा चेंज लाया, क्योंकि अब विदेशी यहाँ आके बसेंगे, और इनमें सबसे बड़े नामों में एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, देखो गजनवी था, गजनवी आया था ना पैसा लूटने, सोमनाथ के मंदिर 17 आक्रमण सारा हमने पढ़ा था। फिर आया था गौरी। इनमें से कोई भी इंडिया में टिका नहीं था, लेकिन गौरी के गुलाम थे, खास गुलाम, जिनमें से एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली पे राज किया था, और उसने स्टार्ट किया था मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत यानी अब ये यहाँ के हेड बन गए, इसकी टेरिटरी के, इंडिया की टेरिटरी के। इससे पहले जब हमने प्राचीन काल देखा तो इंडिया में 3 धर्म मुख्य रूप से थे। हमने देखा था हमारे यहाँ बौद्ध धर्म पनप रहा था, हमारे यहाँ महावीर स्वामी के कारण जैन धर्म पनप रहा था, और यहाँ पे सनातन धर्म था, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं ना। इसका पता ही नहीं कि कितना पुराना है, कब से आया, कहाँ से आया, कोई एक नाम आप ले नहीं सकते कि इसने चला दिया। जैसे महात्मा बुद्ध हैं तो आप जानते हैं कि सिद्धार्थ, उन्होंने चलाया बौद्ध धर्म। ऐसे ही आप जानते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनसे पहले 23 हुए थे, उन लोगों ने धीरे धीरे काम किया, इन्होंने थोड़ा बड़ा इलेबोरेट करके और बड़े स्तर पर पहुंचाया। लेकिन सनातन धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या किसी एक आदमी का नाम लिया जा सकता है? नहीं। इसलिए कहते हैं धरती पर सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का कोई साक्ष्य ही हमारे पास नहीं है। क्या पता कितने हजारों साल पहले हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी, तो इसको सनातन, और इसी को आप कहते हैं हिंदू धर्म। ये प्राचीन काल में सिर्फ ये लोग इंडिया में थे। अब तक हमारे ऊपर कोई भी मुस्लिम यहाँ पे इंडिया में ऐसे धर्म के नाम पे नहीं था, लेकिन मध्यकाल जब स्टार्ट हुआ तो मध्यकाल की ही स्टार्टिंग में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इनफैक्ट 610 ईस्वी में मध्यकाल की शुरुआत, जब हमारे यहाँ मध्यकाल था, उससे पहले वर्ल्ड लेवल पर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी, और महज 100 साल के अंदर 712 में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था। आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमणकारी, फिर तुर्की आक्रमणकारी आए, और फिर फाइनली धीरे 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 इंडिया में एक सल्तनत का विकास हुआ, जिसको आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे इस्लाम धर्म को ही मानने वाले थे, बड़े राजाओं की अगर मैं बात करूं। अब जिसको मैं राजा कह रही हूं, हिंदू धर्म में जो राजा है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में उसी को सुल्तान नाम दे दिया जाता है। तो अब तक प्राचीन काल में कोई भी सुल्तान नहीं था, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि ग्रहण की जाएगी, यानी जिसकी एक सल्तनत हो, जिसका एक टेरिटरी हो, उसे सुल्तान नाम दिया जाएगा। और दिल्ली सल्तनत में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ग ख
त स ल म ग ख तसलम। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। फिर इस गुलाम में हमने देखा था ये 1206 से लेके 1290 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 सबसे छोटा चला था, महज 30 साल का। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 20 सालों में ऐसा काम किया था जो अकबर तक ने फॉलो किया, और आज तक भारत सरकार एमआरपी और ये सब चीजें इन्हीं की तो देन है। इसके बाद तुगलक आए थे जो 1320 से 1414 तक रहे थे। सैयद बहुत छोटा टाइम था, 1414 से 1451 तक रहे थे। सेकंड छोटा, सबसे छोटा था ये खिलजी। फिर सैयद था। सैयद भी आपको याद होगा, वो एक लंगड़ा आदमी जिसका नाम था तैमूर, जिसने कहा कि वंशज हैं बाबर वगैरह सारे उन्हीं के खानदान के हैं। फिर लोदी यहाँ पे दिखाई दिए 1451 से 1526 तक, जब तक पानीपत की पहली लड़ाई नहीं हुई। ये गुलाम का है, ये खिलजी का, ये तुगलक का, ये सैयद का, ये लोदी का। और फिर लोदी वंश में जो इब्राहिम लोदी था लास्ट, जो 1517 में जिसने सुल्तान के पद पे अपना आसन ग्रहण किया, उसके खिलाफ एक तरह की कोशिश की थी पंजाब के गवर्नर ने और उसी के खुद के सगे चाचा ने, और उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को। बाबर जो कि मुगलों की शुरुआत करेगा म से, और इस बाबर को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। फिर इसने 4 साल यहाँ काम किया, चारों साल लड़ाई 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 करता गया। ख च घ, खानवा का युद्ध राजस्थान वाला, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय वाला, और घाघरा का युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। इसने अपने आप को गाजी की उपाधि इसने धारण की, गाजी पहले भी थे, ये भी गाजी है। और इसने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को पराजित किया गया था। तो वो सारी कहानियां आप लोग अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम लोग मुगलों की अगर बात करें तो मुगलों का सेकंड पार्ट, सुल्तान यहाँ खत्म हो गए, मुगल यहाँ से स्टार्ट होते हैं पानीपत के पहले युद्ध से। और मुगलों का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता है, भाज, BHAJ, भाज सा, ऐसे ही याद करना चाहिए। मान लो किसी का टाइम पीरियड आ जाए तो भाजसा अगर याद है तो आप उसको सेट इजीली कर सकते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाजसा। एक भी लेटर इधर उधर नहीं करना, भाजसा। बाबर 1526 से 30 तक रहा, जिसने 4 सालों में सल्तनत को बहुत बढ़ाया। और अब ये सल्तनत सल्तनत ना कहला के बादशाहत बन गई, क्योंकि मुगल कभी भी सुल्तान नहीं कहलाते, मुगलों ने अपने नाम के आगे बादशाह शब्द जोड़ा। बादशाह, बादशाह का मतलब होता है बहुत बड़ी टेरिटरी का मालिक, और जैसा नाम था ऐसा ही इन्होंने करके दिखाया। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया आज तक सबसे ज्यादा क्षेत्रफल औरंगजेब के टाइम में था, जो कि इन्हीं का तो वंशज है, मुगलों का ही। तो ये बड़ी टेरिटरी के मालिक थे, ये बादशाह थे। इन्होंने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक अपनी सीमाएं, गांधार गांधार सब इनका था। इस तरफ आ जाए तो नेपाल, भूटान, बर्मा तक इनका डंका बजता था, और साउथ में श्रीलंका, मालदीव तक इनके व्यापार और ये सब चीजें थी। यानी कहने का ये मतलब है कि बहुत बड़ी एरिया के मालिक थे, तभी इन्होंने अपने नाम के आगे बादशाह जोड़ा था। 1526 से 30 तक पहला मुगल रहा यानी बाबर। हुमायूं का कार्यकाल 2 हिस्सों में है, 1530 से 40 पहले 10 साल। फिर याद करो बिलग्राम से ये गायब हो गया था, कन्नौज बिलग्राम पढ़ाया हुआ है। फिर ये 15 साल बाद लौटा था, 1555 में जुलाई में आया था दिल्ली, लेकिन 6-7 महीने बाद जनवरी में वो किताब हाथ में लेके देखो सीढ़ियों पे इसका माथा लगा, और फिर 2 दिन बाद ही एक्सपायर हो गया। तो लुढ़कते लुढ़कते ही जीवन काटा, और लुढ़कते लुढ़कते ही जिंदगी से चला भी गया। ये था हमारे इंडिया पे राज करने वाला हुमायूं, जिसके बेटे का जन्म हुआ था अकबर का अमरकोट के राणा बीर साल के महल में, जो राजपूत राजा था, हिंदू राजा। और अकबर ने लंबा राज किया। अकबर चला है यहाँ पर 1542 में जन्मा था ना, लेकिन राजपाट अपने पिताजी की डेथ के बाद 56 से 1605 तक किया, जब तक जिंदा रहा। और अकबर की सबसे बड़ी खासियत, अनपढ़ होते हुए इसने ज्ञान ग्रहण किया, सुन सुनकर। इसने ज्ञान लेने के लिए ही इबादत खाना, जहां पहले सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों की एंट्री थी, 1575 से 71 में पहले फतेहपुर सीकरी बसाया, 75 में इबादत खाना बनवाया, 78 में सब धर्मों के लिए खुलवाया, 79 में मजहर की घोषणा की, 82 में दिन इलाही धर्म चलाया, और 83 में इलाही संवत की स्टार्टिंग की, और 1585 में ये राजधानी उठा के फतेहपुर सीकरी से लाहौर ले गया। 1601 में इसने अपने जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध लड़ा, और 1605 में ये एक्सपायर हो गया। अकबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा था, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। इसके खास 9 आदमी थे नवरत्न, जिनमें से आपको 2 बड़े नाम पता है, बीरबल और टोडरमल। टोडरमल इसका अर्थ मंत्री था, वित्त मंत्री था, सारा पैसा एक हिंदू के हाथ में दे रखा था, इसको खुद नहीं पता था कहां से कितना टैक्स आता है। ऐसे ही बीरबल इसका सबसे खास क्लोज आदमियों में से था, जिसका असली नाम था महेश दास, राजा महेश दास, वही बाद में बीरबल बने थे। मानसिंह मैंने बताया था आपको, राजा मानसिंह जो इसके बड़े प्रधान सेनापति थे, और जो हल्दी घाटी की लड़ाई में गए भी थे लड़ने महाराणा प्रताप से, जिसमें इनकी सेना जीत कर वापस आई थी। तानसेन का नाम बताया था मैंने आपको, सब इसी के। बैजू बावरा तानसेन का ही समकालीन है, वो भी बता चुकी हूं। तो अकबर था। इसके बाद जहांगीर राजपाट संभालता है, 1605 में राजा बनता है, बादशाह बनता है, और 1627 तक चलता है। इसके बादशाह बनते ही इसके बेटे ने, मानसिंह की बहन थी ना मानबाई, उसकी शादी हुई थी सलीम, सलीम मतलब जहांगीर से। फिर जहांगीर की फेवरेट पत्नी बन गई थी मेहरुनिसा, देखो जो एक अफगान, शेर अफगान की पत्नी थी, उसकी विधवा थी। और फिर शेर अफगान की विधवा से इसने खुद शादी की, और फिर वो मल्लिका वो बन गई पूरे इंडिया की, हिंदुस्तान। और फिर उसी के साइन चलने लग गए, उसका इसने फोटो भी चलवाया था सिक्के पर। तो यानी एक तरह से वो राजपाट संभाल रही थी, तो उसकी ये आइडेंटिटी थी। उसके पिताजी थे एतमाद और दौला की उपाधि दी गई थी, मिर्जा गियास बेग उनका नाम था, पित्रादुरा शैली बताई थी, उनकी मां ने इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। फिर इसके बाद अगले शाहजहां राजपाट संभालते हैं 1627 से लेके और 1658 तक, जब तक कि औरंगजेब नहीं आके लड़ता और अपने पिताजी को पकड़ लेता। औरंगजेब वगैरह 4 ताकतवर भाई थे, जिनमें से 2 की टक्कर थी। सबसे बड़े दारा शिकोह जो कि फेवरेट बेटा था, अकबर का पोता फेवरेट था वो, और उसमें ये शाहजहां था, जब शाहजहां था ना बच्चा, तो अकबर का फेवरेट था। अब अकबर का फेवरेट बना है इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम है दारा शिकोह, जो बीमार हो गया तो उसका चिकित्सक भी विदेश से आया था, जिसका नाम था, बताया था मैंने आपको 2, एक टर्वेनियर और एक फ्रांसिस बर्नियर, बताए थे ना दोनों नाम। एक जेवरात और जवाहरात का और ये कीमती पत्थरों का जानकार था, मोतियों का, और एक उसका डॉक्टर था। बाद में वो औरंगजेब का चिकित्सक बन गया था। तो ये पूरा टाइम पीरियड ऐसे बीता। फिर इसमें 3 लड़ाइयां हुई। इस औरंगजेब ने अपने भाई, जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, जिसको शाह बुलंद के नाम से जाना जाता है, 3 लड़ाइयों में, पहले धर्मत का युद्ध लड़ा, फिर अगले महीने लड़ा इन्होंने सामूगढ़ का युद्ध, फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई हुई। 2 बार औरंगजेब ने राज्याभिषेक कराया, पहले
आनंद फानंद में आगरा में करा लिया, फिर दिल्ली आया, अपने पिताजी को कैद में लिया और पिताजी को बोला आप आगरा चले जाओ और वहीं रहना, निकले तो फिर आपको मरवा दिया जाएगा। अपने पिताजी को नजरबंद करवा दिया आगरा के किले में जहां से कि दिखाई देता था ताजमहल। 8 साल कैद में रह के खूब बीमार हुआ शाहजहां, फाइनली उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद फिर उनकी कब्र भी जहां उन्होंने ताजमहल में अपनी पत्नी की कब्र बनवा रखी थी ना, मकबरा, वहीं उनको भी दफन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 58 तक का। इसके बाद औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेके औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक, जब तक जिंदा रहा, 40 साल में ये गद्दी पे बैठा था और लगभग 50 साल इसने काटे, यानी लगभग 90 साल इसका जीवन था। तो सोचो 90 साल में अगर वो राज कर रहा था तो यानी कितना ज्यादा टाइम पीरियड उसने एज बादशाह भी काटा है। लेकिन वो एक गलती कर गया, ताकतवर था, उसका डंका बजता था आसपास के पूरे इलाके में, अंग्रेज भी दबते थे, पुर्तगाली सब डरते थे उससे, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया पे राज करने की सोच सकें, करना तो बहुत दूर गया, सोच भी सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती औरंगजेब कर गया। औरंगजेब अपने टाइम में इतना क्षेत्रफल बढ़ा गया, इतना क्षेत्रफल बढ़ा गया कि उसको संभालना नहीं आया उसके अगले वंशजों को, और इसीलिए इस काल के बाद जो वंशज हुए उनके नाम नहीं फेमस हो पाए, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाए, वो टिक ही नहीं पाए। अगर इक्का दुक्का टिके हैं 20-30 साल, लेकिन उनके टाइम में इतना नुकसान हुआ कि ये सारी प्रॉपर्टी जितनी बनाई थी ना, ये लगा लो कि ये चरमरा के नीचे धीरे 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 पहले खोखली हुई और फाइनली जाके सबको पता चल गया कि ये कमजोर हैं, इनके बस की नहीं है देश के ऊपर राज कर पाना, जिसका फायदा धीरे धीरे विदेशी भी उठाएंगे और इंडियंस भी उठाएंगे। इंडियंस पहले आजाद होंगे और विदेशी कैसे उठाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो सबसे पहले आजाद हुए को ही अपना टारगेट बना लेंगे। तो ये इनकी कमजोरी पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई, जो कि कभी नाम था जिनका कि भाई इनसे पंगे मत लेना, ये तैमूरों के वंशज हैं। तैमूर जो कि 1398 में दिल्ली में कत्लेआम करके गया था, धीरे धीरे करके इनके वंश का ऐसा ये लगा लो कि भद पीट दी इन पीछे वालों ने, उनकी नाकाबिलियत इसका कारण बनी और औरंगजेब का ज्यादा प्रॉपर्टी को बढ़ा लेना, फिर उसको संभाल के रखना इम्पॉसिबल हो गया। तो यहां जाके लगभग लगभग जो मेन व्यवस्था थी ना वो खात्मे की तरफ आ गई। अब जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल, अभी तक जो पढ़े थे वो मुगल थे, उत्तर मतलब बाद में आने वाले। ये इतने ताकतवर नहीं है कि इनको नामों से पढ़ाया जाए, नाम पढ़ेंगे हम, नाम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उनके नामों में वो दम नहीं है कि इतिहास में उनको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हो। इनफैक्ट लगभग के साथ कोई ना कोई नेगेटिव बात पढ़ने को मिलेगी, इसलिए कोई भी बड़ा बादशाह नहीं कहलाया। भाई पिताजी, दादा, परदादा और उनके दादा ने इतनी प्रॉपर्टी जोड़ रखी थी कि इनको आराम से बैठ के खाने को मिल रहा था, लेकिन अगर बच्चा लायक ना हो तो प्रॉपर्टी पे अड़ोसी पड़ोसी भी तो नजर डालते हैं, वही इनके साथ हुआ। तो उत्तर मुगल शासकों में ढेरों नाम पढ़ेंगे, कुछ कुछ के नाम में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बता देती हूँ, आगे फिर बढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले जो राजपाट में आया वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट, ये बना राजा पिताजी के जाते ही, यानी औरंगजेब के मरते ही। औरंगजेब तो मरा ही 90 साल में है। सोचो जो आदमी 90 साल में एक्सपायर हुआ है उसका बेटा कितना बड़ा हो गया होगा। भाई अगर मान लिया हम एवरेज 25-30 साल में उसके बेटे का, पहले बेटे का जन्म हुआ हो तो वो 60 साल प्लस हो गया। अब जो 60 साल में राजा की गद्दी पे बैठेगा, हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट की एज है, तो वो उतने दमखम से नहीं बैठ सकता, वो डरपोक बन जाएगा, क्योंकि अब वो उसमें वो ताकत नहीं रही कि जो राजपाट को संभाल सके। यही कारण है इतनी एज, इसकी लगभग तो एज बीत गई, अब ये दादा दादी वाली उम्र में आ चुका था जब ये राजगद्दी पर बैठा, तो वो ताकत ही नहीं थी, इसलिए ऐसे डिसीजन नहीं ले पाया और महज 5 साल राजपाट करके बस ये टाइम पास सा करके और चला गया। ये इसने कुछ नहीं किया। पिताजी के टाइम की प्रॉपर्टी धीरे धीरे हाथ से जाने लग गई और इसने जो वो शिवाजी थे ना मराठा, जो आगे कभी पढ़ेंगे, उनका जो अगली पीढ़ी का एक लड़का था जिसको औरंगजेब ने बहुत पहले पकड़ लिया था कि इसको हम ही पालेंगे, और पाल पोस के क्या पता क्या उसका यूज करते, उसके दिमाग का यूज करते, लेकिन उस जो वो इतने 17-18 साल अपने कैद में रखा, वो औरंगजेब ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या प्लान था, इसने उसको जैसे ही राजा बना, बादशाह बना, उसको रिलीज कर दिया। तो धीरे धीरे करके साउथ के हिस्से जो थे ना वो अलग 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 निकलने लग गए। तो कोई बहुत बड़ा कामकाज नहीं किया, 5 साल राज किया, कुछ बाकी कुछ नहीं किया। बहादुर शाह ऐसे ही, फिर जैसे बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह आएगा, रफीद उद दौला आएगा, फर्रुख सियर आएगा और शाह आलम द्वितीय आएगा, फिर बहादुर शाह सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। इन्होंने कुछ छुटपुट काम किए हैं जो टाइम बीतने के साथ साथ इंपॉर्टेंस नहीं थी उनकी, इसलिए गायब होते चले गए। अब जैसे एक एक के बारे में ऐसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जब मैंने इसको उसमें पीडीएफ में डलवा लिया है, उसमें एक एक का नाम आता रहेगा, मैं साथ साथ बताती रहूंगी। 2-3 बातें पहले बता दूं। जैसे एक आदमी आएगा मोहम्मद शाह, इसकी बात करें तो काफी एज बैठा था, ऐसे ही एक आदमी आएगा मोहम्मद शाह, एक आएगा इसी के बाद आएगा वैसे वो जहांदर शाह, जहांदार शाह भी लिख देते हैं। ऐसे ही आएगा फर्रुख सियर, एक आएगा मोहम्मद शाह हो गया, ऐसे ही आएगा शाह आलम सेकंड। एक एक दो बस काम है इनका, पॉइंट, बाकी कुछ नहीं है इनमें। और शाह आलम सेकंड के बाद फिर आ जाएगा अपनी पेंशन बढ़वाने भेजने वाला अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। ठीक है, तो एक एक दो बातें इनके बारे में जान लेते हैं। फिर आएगा बहादुर शाह, ये वो हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया, इनके बीच में और भी आए लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहादुर शाह सेकंड, यहाँ पे इसको कहते हैं बहादुर शाह जफर। एक बहादुर शाह स्टार्टिंग में है, एक ही लास्ट में। इनके बारे में बातचीत करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट में बताया बुढ़ापे में बैठा तो कुछ खास किया ही नहीं, कुछ काम नहीं किया उसने। जहांदर शाह जो है ना ये लंपट मूर्ख कहलाता है। देखो इसके नाम के आगे क्या लिखा है, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख क्यों है? क्योंकि इसने कोई भी अच्छा डिसीजन लिया ही नहीं, ये 1 साल भी नहीं पकड़ के गया। 1707 में तो वो मरा था 5 साल के लिए, 1707 से और 1712 तक बैठा था बहादुर शाह, इसने भी कुछ खास काम नहीं किया, काफी एज था, बुढ़ापे में बैठा तो कोई डिसीजन अच्छे लिए ही नहीं। फिर जो ये जहांदार शाह बैठा ना, ये लंपट मूर्ख था, महामूर्ख आदमी था, इसके नाम के आगे उपाधि लंपट मूर्ख। तो वो 1 साल भी नहीं पकड़ पाया, 12 से 13 में चला गया। इसके बाद फिर 13 से 19 में एक आदमी आया और धीरे धीरे करके ऐसे ये बदलते रहे। मोहम्मद शाह क्यों इंपॉर्टेंट है? मोहम्मद शाह रंगीला, इसके नाम के आगे लोगों ने जोड़ दिया मोहम्मद शाह रंगीला और यही लिख देते हैं। ये बहुत ही घटिया कैरेक्टर का आदमी था जिसका कोई चरित्र नहीं है। अगर राजा बादशाही चरित्रहीन है तो आप सोचो कि प्रजा कैसी होगी और फिर कैसे लोग काम करेंगे, कैसे सिस्टम चलेगा। तो इसकी कमजोरी थी कि इसके जो अपनी टाइम पीरियड था ना वो तो लंबा कटा, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ। ईरान का सोचो क्या ईरान है छोटा सा, याद है ईरान के शाह के यहाँ शरण हुमायूं ने ली थी। उस टाइम तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंस थी कि हमें लोग शरण देते थे, हमारा नाम था। और अब ईरान का छोटा सा एक आदमी है वो यहाँ अटैक करेगा जिसका नाम है नादिर शाह।
नादिर शाह, ये वहां से लूटने आएगा इंडिया को 1739 में, इस रंगीला के टाइम में 1739 में। और जब ये इंडिया में लूटने आएगा, लूटने का टारगेट बना के, तो आराम से मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मोहम्मद शाह आएगा, दिल्ली तक पहुंचेगा और लाल किले में घुस के वो जो ऊंचा सा बताया था ना तख्ते ताऊस, जिसपे की हीरे जवाहरात लगे थे, सोफा सेट टाइप की सीट थी जिसपे शाहजहां बैठता था और दीवाने आम में लोग बाग उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते थे, उसको उठवाएगा कि इसको उठाओ ले चलो, हाथी पे उठा के रख लिया। कोहिनूर हीरा जो कि इंडिया में कभी तेलंगाना की खदान से निकला था, दिल्ली सल्तनत के टाइम में अमीर वो जो था ना इसका अलाउद्दीन खिलजी का खास आदमी था, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, उसको दिया था तेलंगाना के शासक ने। अब वो हीरा कहां से कहां घूमते 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 फाइनली नादिर शाह दिल्ली पे अटैक करता है। और इस मूर्ख आदमी है मोहम्मद शाह रंगीला, इसके टाइम में तख्ते ताऊस वो सोफा सेट ले गया जिसका पता भी नहीं कहां गया, कहां उसके हीरे जवाहरात गए, सोचो इंडिया का था वो। और दूसरा इसका कोहिनूर हीरा ले गया। ये दोनों, ये तो खास चीजें थी, ये उनकी शाही खानदान की निशानी थी, जो उनके बाप दादा परदादा पुरानी पता नहीं कितनी पुश्तों से चले आ रहे थे, वो छीन के ले गया। सिर्फ ये नहीं, पता नहीं कितना सोना यहाँ से अपने साथ लाए, हाथी घोड़ों पे लाद लाद के ले गया, इतना कि दिल्ली को इतना लूटा गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली फिर कुछ दिन बाद फिर से आबाद हो गई। ये सच में सोने की चिड़िया था ये देश। यहाँ से ना बोरे भर भर के, जिनकी गिनती नहीं थी कि 50 हाथियों पे लाद के ले गया, 100 पे या 1000 हाथियों पे, इतना सामान ले गया घोड़ों पे और हाथियों पे लाद के। लेकिन फिर भी हम पे असर नहीं पड़ता था, इतने अमीर थे कि ले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ना है, हमारे देश में इतना भरा पड़ा था सारा सामान। लेकिन इसकी गलती है ना कि जिसके बाप दादा का नाम इतना ऊंचा था, जिसके खानदान का, कि विदेशों तक जिनका डंका बजता था, ये महाडरपोक आदमी जिसका कोई चरित्र नहीं है, मोहम्मद शाह रंगीला, एक विदेशी आता है और छोटी सी सेना के दम पे वो दिल्ली पे, सोचो कहां से एंट्री करके, भाई कैसा राजा है, तो तेरा बॉर्डर इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है कि कोई तेरे पर अटैक ना कर सके, और तेरे पास इतना पुश्तैनी पैसा, इतनी बड़ी सेना, सब कुछ तो है, तब भी विदेशी आया और तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा लूट के यहां से ले गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फिर वैसे ही हो गया। इसके बाद फर्रुख सियर है, ये और मूर्ख है, मूर्ख इन द सेंस, इसके काम सुनो तुम। फर्रुख सियर को कोई बीमारी हो गई जो कि इंडिया का कोई वैद्य डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, बीमारी बढ़ती चली गई। उस टाइम में अंग्रेज यहाँ आ चुके हैं 1700 में, तो देखो अंग्रेज धीरे धीरे हावी होंगे। अब तो अंग्रेजों को पता चला कि इसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो यहाँ का डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, लीवर की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपना पढ़ा लिखा डॉक्टर, अंग्रेज तो पढ़े लिखे थे, पढ़ा लिखा डॉक्टर भेज दिया इसके पास। उस डॉक्टर ने 2-4 दिन इसको मेडिसिन दी, एलोपैथिक टाइप की इस तरह की दवाइयां जो होती हैं, और वो ठीक हो गया। तो ठीक होकर इतना खुश हुआ कि जैसे प्राण उसके वापस मिल गए ना। खुशी खुशी में इस मूर्ख ने क्या किया, इसने कहा तुम लोग, भाई तू अंग्रेज डॉक्टर है ना, तुम लोग यहाँ पे जितना भी व्यापार करोगे उसमें तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कोई विदेशी आके इनके देश में व्यापार कर रहे हैं और वो पहले इनको पैसे लो जी, पैसे ले लो क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो व्यापार, हमें पैसा दो। अब इसने कहा तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बंगाल में तुम टैक्स फ्री हो। तो कितना बड़ा मूर्ख आदमी है, करोड़ों की कमाई का साधन पे लात मार दी अपनी एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में, तो उससे देश का नुकसान हुआ ना। तो किसने अंग्रेजों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया, फर्रुख सियर ने। भाई बीमारी तुझे थी, तू ठीक हो गया तो कुछ थोड़ा बहुत दान दून कर देता, इतना लाइफ लॉन्ग के लिए कि भैया तुम यहाँ टैक्स फ्री होकर काम करो, आराम से काम करो। हम मतलब इंडियंस बेवकूफ है, आम जनता बेवकूफ है, इसके डिसीजन का नुकसान आम जनता भुगतेगी, क्योंकि हजारों रुपए का नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया में हुआ। इन सबके काम बता रही हूँ, फिर इकट्ठे पढ़ लेंगे। शाह आलम द्वितीय, ये और इसके टाइम में, शाह आलम द्वितीय के टाइम में कोशिश की गई कम से कम अंग्रेजों को भगा दें। इसके टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में इसने अपनी सेना भेजी थी, 3 सेनाएं गई थी, अवध की, बंगाल की और रॉयल मतलब शाही, इन लोगों की। लेकिन ये तीनों सेनाएं हार गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई कि ना है और ना बंगाल जो कि बहुत अमीर सूबा था, अमीर प्रांत था, इसमें दम है। सबकी पोल पट्टी खुल गई इस टाइम पर बक्सर के युद्ध में। और इसके बाद तुम जानते हो इलाहाबाद की संधि में साइन करा लिए थे इन सबको बैठा के कि साइन करो, आज के बाद इस एरिया में जितना पैसा है वो हमारा है, तुम्हारा नहीं है, और इन्होंने साइन कर दिए थे। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ है ये शाह आलम द्वितीय के टाइम में हुआ है। इसी टाइम में पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि मोहम्मद ये अब्दाली था और मराठों की तरफ से मराठे जो आए थे। सोचो मराठे महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के लोग लड़ने के लिए पानीपत आ रहे हैं, नहीं बनता ना भाई, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में लड़े। लेकिन महाराष्ट्र के यहाँ तक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो बैठा है मुगल राजा वो इतना कमजोर है कि मराठों के सामने उसको लगा कि यार ताकतवर है, उनको उसने वहां से बुला के और यहाँ एक इलाका दे दिया, तुम यहाँ रहो आराम से और यहाँ का सारा टैक्स तुम ही रखो। तो जब ये देखा ना कि मेरी औकात नहीं है राज करने की, तो मराठों की ताकत का फायदा उठाने के लिए उनको बुलाया। अब जब मराठे यहाँ आ गए और बाहर से अहमद शाह अब्दाली आया तो पानीपत में भिड़ंत हुई। इस पानीपत की भिड़ंत में वैसे तो मराठे हारे, लेकिन फिर भी इससे ये अंदाजा लगाओ कि देश का राजा तो शाह आलम द्वितीय है, वो लड़ाई से कोसों दूर खड़ा है और जो लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से उठ के अपनी सेना को यहाँ लाए। क्या तो बनता है, अगर राजा लायक होता तो शाह आलम द्वितीय अपनी आर्मी भेजता है लड़ने के लिए अब्दाली से, लेकिन उसने नहीं भेजी। आर्मी किसकी आ रही है, मराठों की, महाराष्ट्र से। इसकी कमजोरी समझ जाओ। अकबर द्वितीय ये इतना डरपोक है कि अपनी बात को रख भी नहीं सकता ढंग से, तो इसने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय, बहुत बड़ा नाम है ना, आप सबने सुना होगा, राजा, बल्कि राजा तो बाद में थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, राम मोहन रॉय, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत तेज दिमाग थे, दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी थी। इनके नाम के आगे बोला तुम ना राजा लगा देता हूं, उपाधि दे दी राजा इसने, और बोला तुम जाओ ब्रिटेन में और मेरी ना थोड़ी सी उनसे तारीफ करके कह दो कि भाई मेरी पेंशन बढ़ा दे। सोचो राजा अपने देश में पेंशन ले रहा है, किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि कंपनी को कहे कि तुम कौन निकलो यहाँ से, मेरे बाप दादा का एरिया है ये। उसको राजा राम मोहन रॉय को कह रहा है यार तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाके मेरी वहां थोड़ी सी वो कर दो सिफारिश कि मेरी पेंशन बढ़वा दो। तो राजा राम मोहन रॉय राजा की उपाधि लेके अकबर सेकंड के टाइम में, देखो नाम तो अकबर और काम देखो कैसे कर रहा है, अकबर सेकंड के टाइम में लंदन जाते हैं, इंग्लैंड, महारानी ब्रिटेन जहां पे राज करती थी अपनी, कि भैया हमारे यहाँ जो इंडिया में आपका वो BEIC है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे कह दो कि पेंशन बढ़ा देंगे। तो सोचो जरा कैसे, मतलब कितना दीन और हीन है कि जिसके बाप दादाओं का डंका बजता था, लोग कांपते थे, विदेशियों की हिम्मत नहीं थी आंख उठा के देखें, आज वो सिफारिश करवा रहा है कि मेरी सिफारिश कर दे वहां जाके, तो पढ़ा लिखा है कि मेरी ये पेंशन बढ़ा देंगे। फिर किस चीज का राजा है, तो कैसा राजा, तो कैसा बादशाह है। नेक्स्ट है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह जफर काफी एज्ड आदमी है,
हैं और इनके बस की नहीं है कि भैया ये अपनी प्रॉपर्टी को बची खुची को भी संभाले। सब कुछ लुट गया इनके देखते देखते, सब लोगों के देखते देखते। फाइनली जाके इनके पास इकलौता लाल किला बचा है। लाल किला जो कि शाहजहां ने, याद करो कैसे बनवाया था, शाहजहानाबाद नाम देके, जामा मस्जिद, कितना रॉयल लाइफस्टाइल था ना, कैसे मैंने पूरा समझाया था। एंट्री गेट है, फिर बाजार था, और फिर वहां पे दीवाने आम था, फिर पीछे जनान खाना, राजा की महफिल पूरी लगती थी, नवरत्न बैठते थे, दीवाने खास, फिर उसकी आराम गाह थी, कितना बढ़िया घर था। अब इसके पास बस वो घर बच गया, लाल किला जिसको बोलते हैं, रेड फोर्ट। तो अंग्रेजों ने फरमान जारी किया कि भैया तू रेड फोर्ट से निकल, इसको बोल रहे हैं, तू निकल यहाँ से, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कौन है अंग्रेज? बाहर से आए हुए, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना कुछ नहीं था। पहले डरपोक थे, हाथ जोड़ के हमसे, हमारे राजाओं के दरबार में आके हाथ जोड़ के कहते थे कि प्लीज यहाँ हमें व्यापार कर लेने दो। जहांगीर ने परमिशन नहीं दी थी, याद करो, हॉकिंस आया था, फिर टॉम्स रो को परमिशन मिली थी। परमिशन भी क्या कि हम आपको पैसे दे देंगे जी, हम टैक्स देंगे आपको, आप हमें व्यापार कर लेना, तो हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरह का। आज वही अंग्रेज जो हैं, इनके बाप दादाओं की विरासत का जो घर है, इनकी तो प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपका घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके दादा या परदादा या उनके दादा ने कभी वो जमीन ले रखी थी, इनको कह रहे निकल तू यहाँ से, ये हमारी प्रॉपर्टी है। किसकी? BEIC की। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास कोई घर नहीं है, कहाँ जाएगा? ये बेइज्जती इसकी तो हो ही रही है, ये जनता की भी है, और जनता ने फील किया कितनी बेइज्जती की बात है। इसके पूर्वज रहे हैं ये भाजसा वाले, बाबर, हुमायूं, अकबर का जो अगली पीढ़ियों में आने वाला आदमी है, इसकी इतनी भी इज्जत नहीं है कि जो घर इसके बाप दादाओं ने बना रखा है उसमें ये बैठा रह सके, बोले तू निकल यहाँ से। इसके खिलाफ, इन ऐसे बहुत सारे कामों के खिलाफ 1857 में क्रांति कर दी इंडियंस ने। और उस क्रांति में फिर जब मेरठ से, पहले क्रांति की शुरुआत थी अंबाला से, लेकिन अंबाला में गड़बड़ हो गई। क्रांति जिस दिन शुरू होनी थी ना, उससे एक रात पहले एक आदमी इंडियन जो क्रांतिकारियों में ही था, उसने खूब शराब पी ली, और शराब पी के यहाँ अंग्रेजों के घरों के सामने जाके वहाँ गालियां देने लगा, उनको बुरा भला, और बोला कल देखेंगे तुम्हें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा अच्छा ये जो शराब पी के आदमी बक रहा है, ये कल कोई प्लानिंग है उनकी। और वो प्लानिंग फिर हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी कि जैसे ही सुबह ये चर्च जाएंगे ना, चर्च जाते थे 9-10 बजे के आसपास, कोई टाइम था बंधा हुआ, उस टाइम सारे अंग्रेज चर्च में होते थे। तो उसी टाइम हमारे सिपाहियों ने फाइनल किया, उस टाइम अटैक कर देंगे जो शस्त्रागार है, जहां ये अस्त्र शस्त्र बंदूक और ये सब रखते हैं, और उसको लूट लेंगे। और जो हमारे पास हथियार होंगे, फिर ये अंग्रेज हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, मार के फिर आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अंबाला से जो क्रांति स्टार्ट होनी थी वो हुई नहीं, वो स्टार्ट हुई मेरठ से। मेरठ में 300 सैनिकों की टुकड़ी ने वहां के शस्त्रागार को लूटा, वहां का जो चीफ था उसका मर्डर कर दिया, और पैदल पैदल निकल पड़े। सोचो, पैदल मेरठ से दिल्ली पहुंचे अगले दिन चलते चलते, और जाके इसको बहादुर शाह को बोले कि हम आपकी इज्जत का बदला लेंगे और आपको कोई निकाल नहीं सकता इस लाल किले से, आप हमारे लीडर बन जाओ। ये बहुत तेज था, इसने कहा कैसे ऐसे लीडर बन जाऊं, और मेरे तो बस की भी नहीं है अब, ना मुझे कोई गुण, ऐसा मैंने कोई युद्ध लड़ा हुआ, और इन अंग्रेजों से शायद हम लोग टिक भी ना पाए। तो सेना ने कहा आपको कुछ नहीं करना ना, आपको लड़ना, आप सिर्फ हमारे एक राजा के रूप में, कि हमारा लीडर कौन, तो एक लीडर तो एक ही बन सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि 20 लीडर होंगे, आप लीडर बन जाओ बस। तो इसने कहा ठीक है भैया। इसको दिख रहा था कि शायद ये हारेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब यहाँ से निकलूंगा, मेरे ऊपर दबाव है ना कि यहाँ से निकलूंगा तो भी कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका। तो फाइनली इसने राजी हो गया ये लीडर बनने के लिए। और 57 की क्रांति एक इतिहास आप सब जानते हैं, वैसे पढ़ेंगे भी आगे कि उसमें क्या हुआ। ये अपना घर छोड़ के जहाँ ये रह रहा था, लाल किला, जब अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाई ना, तो लाल किले के पीछे बिल्कुल साथ लगती बहती थी यमुना, तुरंत से ये नाव में बैठा, अपने बीवी बच्चे सब, इसके अब तो इसके बेटे भी जवान है, उनके भी बच्चे हैं, सब नाव में बैठ बैठ के, और नाव चलते चलते पहुंच गई हुमायूं के मकबरे तक। हुमायूं का मकबरा भी इसके पूर्वजों का ही तो है, और वहां उतर के वो उसमें छिप गए हुमायूं के मकबरे में। अंग्रेजों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे भाग गया बहादुर शाह जफर, उन्होंने हुमायूं के मकबरे पर ही अटैक किया, और वहां जाके सारे इसके लड़के, इसके पोते सब पकड़ लिए, क्योंकि इन लोगों के पास ना बंदूक नहीं थी। ये लोग जो यूज करते थे वो तलवारों का और भालों का और इस तरह का, इन सबको पकड़ लिया। और ये और इसकी पत्नी जीनत महल थे, इनको खड़ा किया, हाथ बांध दिए, और इनके सामने इनके बेटे और पोते खड़े करके लाइन में, और एक एक की गर्दन काटते चले गए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं कि हमारे बेटे और हमारे पोते जितने भी आदमी थे सबकी गर्दन काट दी, और थाल में सजा सजा के इनके सामने पेश की गई, ताकि और ज्यादा इनके मन में एक जैसे गम में आदमी कोमा में चला जाता है ना, वो वाली स्थिति। और फिर इतना धक्का लगा, फिर जैसे इन्होंने कहा हमें भी मार दो, तो बोले इनको मारो मत, इनको जिंदा रखो, ये तड़प तड़प के मरने चाहिए। और इनको यहाँ से कैद में पकड़ के इनको और पहुंचा दिया बर्मा, जिसको आप रंगून कहते हैं, मांडले जेल, वहां पे बंद कर दिया अंग्रेजों ने। और फिर वहां बहुत दुख में इनके कई साल कटे, और फाइनली जाके 3-4 साल ये वहां रहे जेल के अंदर। सोचो बादशाहत जिसने देखी, जिसके बाप दादा पूर्वज ऐसे अमीर थे कि जिनके नाम से लोग कांपते थे, राजा कांपते थे, आज उसकी औकात क्या हो गई कि एक छोटी सी कोठरी में, मांडले जेल में, सीलन से भरा कमरा, जहां कभी सांप कभी बिच्छू निकलते हैं, न रहने की, न खाने की, न कोई सोने की व्यवस्था, वहां उसका अंतिम समय बीता, उसका और उसकी पत्नी जीनत महल का। और इसलिए इनका मकबरा भी बाहर ही है, इनका मकबरा देश से बाहर है। इसी कारण 3 मकबरे बाहर है ना, एक तो बाबर का काबुल में, और एक शाहदरा लाहौर में जो नूरजहां ने बनवाया था अपने पति जहांगीर का, और तीसरा जो कि बेचारे का बड़ा बुरा हाल किया, उसके बेटों को मारा, उसके सामने पोतों को मारा, और फिर जीनत महल उसकी पत्नी के साथ उसको भेज दिया रंगून मांडले जेल में। ये था वो। इसके बाद इनके पूरे खानदान का खात्मा, और कोई नहीं बचा जो अगला कह सके कि मैं मुगलों के परिवार से हूं, मैं मुगलों का वंशज हूं। 1857 की क्रांति के बाद इनका चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उम्मीद करती हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किसी ने नहीं किया, इसलिए इसको बस शॉर्ट में पढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन जरूर आते हैं बहुत बार, लेकिन वो क्वेश्चन भी बस मेन बातें आती हैं, जो कि आज का टारगेट है इस टॉपिक में पूरा कर लेंगे। इसके बाद मुगल हमारे कंप्लीट। ठीक है, देखो हेडिंग, उत्तर मुगल शासक। मुगल शासक अगर कहें तो भाजसा हैं, लेकिन उत्तर मुगल मतलब बाद के मुगल, जिन्होंने इतिहास में कोई बड़ा काम नहीं किया। क्या कह रहे हैं देखो, उत्तराधिकार युद्ध में, अब इनमें उत्तराधिकार युद्ध हुआ ना, आपस में लड़े जब ये, तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, याद है आपको, पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, 1469 में जन्मे थे वो। और जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, तो सिखों के पहले गुरु ने, चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने देखा था पानीपत की पहली लड़ाई को, पहले गुरु ने। और जब इनका खात्मा हो गया, फिर देखो पहले क्या 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने शहजादे खुसरो की मदद की। 9वें को
मरवाया, तेग बहादुर जी को मरवाया औरंगजेब ने, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो अब इनके 10 गुरु एंड हो गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का साथ दिया था। जब इनका आपस में युद्ध हुआ ना, अगला राजा कौन औरंगजेब के बाद, तो बहादुर शाह जो बना उसका युद्ध उसकी हेल्प की थी 10वें गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु। जो पहले वाले थे उन्होंने मुगल पहली लड़ाई देखी थी पानीपत की, और जो 10वें गुरु हैं मुगलों का एंड होने पर आया, अब कमजोर मुगल स्टार्ट होंगे, तो उन्होंने जो सबसे पहला कमजोर मुगलों में पहला था उसका साथ दिया बहादुर शाह का। ठीक है, तो पहले और 10वें गुरु देखो काम किए हैं। पहले वाले ने 1526 को लाइव देखा था, यहाँ 10वें ने हेल्प किया बहादुर शाह की। 5वें और 9वें को भाजसा में से मरवा दिया था। नेक्स्ट देखें, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम शासक बना, उसका नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम, और लास्ट कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। तो मुअज्जम नाम है इसका, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह को शाहे बेखबर नाम देखना इनके, जैसे लंपट मूर्ख था ना, ऐसे इसका नाम है शाहे बेखबर। ये पेपर में आते हैं इस तरह के, शाहे बेखबर, ये एग्जाम में आ जाएगा। शाह ए बेखबर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी एक ऐसा राजा जिसको कोई खबर नहीं, बेखबर। क्यों खबर नहीं इसको, क्योंकि उम्र इतनी हो गई, रिटायरमेंट की एज पे तो राजा बना है। अगर ये 30 35 40 में बनता या अकबर की तरह 14 में बनता, तो ये भी सोचता कि मुझे कुछ करना है। अब इसके घुटनों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो फिर कैसा राजा बनेगा ये। इसलिए इसको कोई खबर ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, बस कहने का बादशाह बन गया। और इसकी मदद किसने की थी, सिखों के 10वें गुरु ने। ठीक है, तो ये शाहे बेखबर इसका उपनाम है ये। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात, अब ये चला भी गया 5 साल में, 12 में हट गया। जहांदार शाह, जहांदार शाह का नाम देखो, लंपट मूर्ख, ये पेपर में आएगा। जहांदार शाह क्या कहलाता है ये, लंपट मूर्ख। अभी कहते हैं ना हट लंपट मूर्ख, लंपट महामूर्ख, एक नंबर का बुद्धू। फर्रुख सियर, जिसको देखो बीमारी हुई थी और फिर उसने अंग्रेजों को जो है वो टैक्स फ्री कर दिया। कितना मूर्ख आदमी था ये, घृणित कायर था, घृणित कायर। इससे इतना कायर, इतना मतलब लोगों को इससे घृणा हुई, कितना मूर्ख है, अपनी एक बीमारी के चक्कर में इस देश का भट्टा गोल कर दिया इस मूर्ख आदमी ने। फर्रुख सियर, घृणित कायर। रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला, इनका तो नाम भी नहीं है कहीं पर, बस वैसे ही मैंने लिख दिया क्योंकि आए थे। ये फालतू के आदमी है, इन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। इसने क्या किया, फर्रुख सियर ने टैक्स फ्री किया, तो कहीं ना कहीं कायरता दिखाई ना, इतना डरपोक था ये। बहादुर शाह के बाद बना ये लंपट मूर्ख जहांदार शाह, कुछ नहीं किया इसने, 1 साल का था ये भी। शाहे बेखबर, बुढ़ापे में बनेगा तो खबर कहां से होगी। अगर जवान राजा बनता तो इसको अकल आती, लेकिन इसका बाप जो था, जो इसके पिताजी थे, वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि 90 तक राज करते रहे, तो उनके सामने इसकी हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, नाम क्या क्या है, रंगीला, क्योंकि ये बहुत अच्छा आदमी नहीं था। इस मूर्ख ने इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ा स्टेप उठाया। मोहम्मद शाह, जिसको लोग रंगीला कहते हैं क्योंकि चरित्र का अच्छा आदमी नहीं था। 1719 से देखो ऐसा मूर्ख आदमी भी कितना लंबा राज कर गया, क्योंकि कोई था ही नहीं, तभी तो हम विदेशी ताकतों के अंदर आए। ईस्वी के शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह एक छोटी सी सेना के दम पे दिल्ली से तख्ते ताउस लूट के ले गया और कोहिनूर हीरा। ये ईरान या फारस का नेपोलियन है, पेपर में आ जाएगा। ईरान का नेपोलियन कौन, नेपोलियन कितना बड़ा आदमी है। हमने कभी, हमारे देश में ही हुमायूं ने कभी ईरान के शाह से शरण मांगी थी और उसने शरण दी थी और मदद की थी। और आज ईरान का एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा बहुत छोटा सा सेना लेके एक शासक आता है, और हमारा कहने को इतना बड़ा रॉयल फैमिली का मोहम्मद शाह उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो सारा धन लूट के और इसके इतने बढ़िया सोफा सेट लूट के इसके तख्ते ताउस सब ले जाता है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ से देखो रास्ता खुला है लोगों के बार बार आने का। ईरान या फारस का नेपोलियन, पेपर में आ जाएगा कौन था, ईरान का नेपोलियन, फारस का नेपोलियन। तो क्या नाम था इसका, इसका नाम है नादिर शाह। 1739 में दिल्ली पे अटैक किया इसने, 1739 दिल्ली पर आक्रमण किया, और आक्रमण में क्या क्या ले गया, तख्ते ताउस और क्या था वो, कोहिनूर हीरा। पेपर में आती है इस टाइप की बातें। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, वही रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खान ने, चिनकिलिच खान, अब हैदराबाद देखना ये अंग्रेजों की तरफ झुकेगा बाद में, तो देखो इसी रंगीला के टाइम में हैदराबाद में एक आदमी है चिनकिलिच खान, इसने अपनी उपाधि धारण की निजाम उल मुल्क। इसी ने हैदराबाद शहर बसाया था, हैदराबाद को स्वतंत्र किया। निजाम हर राजा के नाम के आगे लगा जिसने हैदराबाद में काम किया। जैसे बादशाह था ना, जैसे सुल्तान था, जैसे राजा महाराजा थे, ऐसे वहां के शासक निजाम की उपाधि लगाते थे। तो अगर पूछें कि किसने बसाया है हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो आप टिक करोगे चिनकिलिच खान। ये पेपरों में आता है, मैं अपने टाइम में याद करती थी, चिनकिलिच खान, इसने हैदराबाद बसाया था। खां, इसकी उपाधि क्या है, निजाम उल मुल्क। तो पेपर में निजाम उल मुल्क भी आ सकता है और इसका नाम भी आ सकता है। इसने बसाया है हैदराबाद, उपाधि धारण की, और 1724 भी लिखा हुआ है, 25-24 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। पेपर में पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हैदराबाद को किसने बसाया, चिनकिलिच खां, जिसकी उपाधि का नाम क्या है, निजाम उल मुल्क। 1724 या 25 जो भी मिलेगा, एक मिलेगा, इसमें हैदराबाद बसा है। तो हैदराबाद, चिनकिलिच खां, निजाम उल मुल्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आदमी तो छोटे छोटे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं टिके, लेकिन काम इनके टाइम में इंपॉर्टेंट हुए। नेक्स्ट, नादिर शाह, जो कहां का नेपोलियन है, ईरान का, फारस का, 1739 में दिल्ली आएगा ये। नादिर शाह यानी नेपोलियन फारस का। मयूर सिंहासन, ये मयूर सिंहासन ही तो वो था जिसको मैं बोल रही हूँ तख्त ए ताऊस। किसका था ये बहुत बड़ा सोफा सेट, शाहजहां ने बनवाया था बेबादल खान से, दिल्ली के लाल किले में। आज इसकी रेप्लिका है, इसका मतलब एक झूठा बना के नकली टाइप का वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है वो, झूठा नकली वाला भी। तो असली सोचो कैसा रहा होगा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, जो इंडिया के तेलंगाना की खदान से निकला था और उसको मलिक काफूर उत्तर भारत में लाया था। ये मलिक काफूर कौन है, मलिक काफूर 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी का खास आदमी था, और अलाउद्दीन का इतना खास था कि अलाउद्दीन ने साउथ का सारा डिपार्टमेंट इसको कहा था तू देखेगा, मलिक काफूर को। और यही अपने राजा या अपने सुल्तान के लिए साउथ इंडिया में जब अटैक करने गया तो वहां के राजा ने उसको डर के मारे अपनी अधीनता मान ली और उसने इसको हीरा दिया कि ये हीरा मेरी तरफ से अपने राजा को भेंट कर देना। तो सोचो वो वहां पड़ा रहता तो ही सेफ रहता, वो हीरा कहां कहां से होता हुआ नादिर शाह लूट के ले गया दिल्ली से। किसके टाइम पर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। तख्त ए ताऊस, इसी का नाम है ये, मयूर सिंहासन, मोर जैसी शेप में बना हुआ था ये। तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, ये महानालायक आदमी था मोहम्मद शाह रंगीला। इतनी बढ़िया सोफा सेट जिसपे बैठ के ही आनंद आता होगा, ऐसे हर कोई बैठ नहीं सकता था उस पे। तो उस पे शाहजहां बैठा, फिर उस पे औरंगजेब बैठा, और फिर उस पे एक तो ये बैठे होंगे जो शाहे बेखबर है, और फिर इसके बाद जहांदार शाह लंपट मूर्ख बैठा, लेकिन लास्ट कौन बैठा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये महानालायक आदमी था, तभी इसके टाइम में इतने सारा नुकसान हुआ हमें। मोहम्मद द्वितीय ने उर्दू भाषा में संगीत को प्रोत्साहित किया, और कुछ बस की नहीं था तो संगीत को ही प्रोत्साहित कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया इसने। अच्छा काम तो कहीं पढ़ा ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव पढ़ा।
चलिए, शाह आलम द्वितीय, जिसके टाइम में पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर का युद्ध, दो बड़ी घटनाएं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, 3 सेनाएं थी ना, एक अवध की, एक बंगाल के नवाब मीर कासिम, और इसके साथ मिलकर 64 में अंग्रेज के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था, परंतु पराजित हुए। तो बक्सर की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। ये किसके टाइम में हुई? शाह आलम द्वितीय। इसकी सेना गई थी लेकिन हार गई। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, देखो, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इसके टाइम में इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करके बैठे। इसी की तो थी दिल्ली, अब इसके हाथ से गई है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली, तो अब्दाली आप जानते हैं मराठों से लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया, इसने 8 बार, और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। सोचो, राजा है मुगलों का और लड़ने आ रहे हैं मराठे, तो मराठों से भी ज्यादा कमजोर था ये, मराठे ताकतवर थे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अकबर द्वितीय ने 1833 में अपनी पेंशन बढ़वाने भेजेगा। 1833 में राजा राम मोहन रॉय को अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा। तो सोचो, अब ये पेंशन पे डिपेंड हो गया। पेंशन कहां से आएगी? इंग्लैंड से आएगी। इतने डरपोक हैं कि पेंशन पे जी रहे हैं और उसको बढ़वाने के लिए प्लीज कर रहे हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या जफर ने 57 के विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व किया, जो इतना बुढ़ा था कि जिसको घर से भी निकालने वाले थे अंग्रेज। नेक्स्ट, मांडले जेल में रखा गया, उसकी मृत्यु वहीं हुई और उसका मकबरा रंगून में ही स्थित है। तो 3 मकबरे बाहर हो गए। एक अकबर ने अपने दादा का बनवाया था, उत्तर मुगल कालीन में देखो, इनको टेबल में दिखा दिया, जो नाम पढ़े इनको टेबल में। पहला बहादुर शाह, शाह बेखबर, जिसको कोई खोज खबर नहीं अपनी प्रॉपर्टी की। जहांदार शाह लंपट मूर्ख, जिसने 1 साल राज किया, कुछ नहीं किया इसने। फर्रुख सियर, जिसने टैक्स फ्री कर दिया, अंग्रेजों आ जाओ, बेशक यहाँ टैक्स मत दो, खूब व्यापार करो, लूटो इंडिया को, महानालायक थे ये भी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, जो रंगीला है और इतना मूर्ख है कि इसके टाइम में एक विदेशी आया, ईरान फारस का नेपोलियन, तख्ते ताउस, और उस हीरे को लूट के ले गया और ये बैठा रहा। अहमद शाह, इसके टाइम में कुछ खास नहीं हुआ। आलमगीर के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ। शाह आलम द्वितीय, इसके टाइम में देखो 1761 का बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, और 61 का ये पानीपत की तीसरी लड़ाई, दोनों इसी के टाइम की घटनाएं हैं। और अंग्रेज दिल्ली में आके बैठ गए कि यही हमारा इलाका रहेगा। अकबर अपनी पेंशन, अकबर द्वितीय है, अकबर ओरिजिनली द्वितीय, अपनी पेंशन बढ़वाने राजा राम मोहन रॉय को कह रहा है मेरी पेंशन बढ़वा दो, दिल्ली जा, वहां इंग्लैंड जाके। बहादुर शाह जफर अंतिम है, उस लड़ाई के बाद इसका चैप्टर क्लोज हो गया। प्रशासन आज नहीं पढ़ाती, प्रशासन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आज हम लोगों ने उत्तर मुगल शासकों को पढ़ लिया और अब मुगलों का पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। लंपट मूर्ख की उपाधि किसको दी गई? फारस का नेपोलियन कौन कहलाया? नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो इंडिया में किसका राज था? या अपनी पेंशन बढ़वाने राजा राम मोहन रॉय को किसने भेजा था? या पूछ लेंगे 57 की क्रांति के टाइम कौन अंतिम मुगल बादशाह था? कौन से मुगल बादशाह के टाइम पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई? बक्सर के युद्ध में कौन से मुगल बादशाह ने अपनी सेना भेजी? कौन मोहम्मद शाह जो है इसके टाइम में विदेशी जो आया, किस देश से आया? 1739 ईरान। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लेकिन पेपर में आते हैं, इनको तैयार कर लेना। अब मुगलों का प्रशासन रह गया कि व्यवस्था, वैसे तो मैंने साथ साथ सब कुछ समझाया, लेकिन फिर भी एक बार कायदे से प्रशासन को एंड में पढ़ लेंगे ताकि मुगलों के टॉपिक में हम कहीं भी नंबर ना कटवाएं। आ जाता है मुगलों का टॉपिक, पिछले साल दिल्ली पुलिस में कई जगह अकबर और इन सब के ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। आज टीचर्स डे का बहुत बढ़िया जो है मैसेजेस पढ़ने को मिले। आप सभी लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया, और एक एक को थैंक यू बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कुछ को रिप्लाई भी कर दें, पर अगर रिप्लाई ना करें तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इतने हजारों मैसेजेस में एक एक को थैंक यू पर्सनली बोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करेंगे। मैं सुबह से कई बार, मतलब आधा पौना घंटा मैंने सुबह दिया, फिर बीच का ब्रेक जो था इसमें दिया, अब फिर जाके देखती हूँ, लेकिन फिर भी जिसको ना कह पाऊँ थैंक यू, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। मैसेज पढ़ के मैं अगर ना भी लिखूं तो उसका बुरा मत मानिएगा। मेरे लिए ये बहुत बहुत खास है कि आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी बेस्ट विशेष हमारे आईसीएस के लिए और हमारे लिए दी। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। आज शाम को एक क्लास लेंगे यूट्यूब पर, कुछ वैसी इनफॉर्मल सी बातचीत करेंगे। ठीक है, आज सबसे बड़ा थैंक यू अपनी माँ को जरूर बोल देना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में फीलिंग्स होती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। माँ बाप के प्रति तो खासकर हम इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज का दिन हमेशा जीवन में जब भी आए तो अपनी माँ का शुक्रिया जरूर करना, क्योंकि उससे बड़ी टीचर तुम्हें आज तक नहीं मिली। वो सबसे बेहतरीन टीचर है तुम्हारे जीवन की, और अगर आज तुम किसी की भी इज्जत कर पाते हो, ये संस्कार तुम्हारे मन में जिसने डाले हैं वो तुम्हारी माँ है। तो सबसे पहला थैंक यू उनको बोलना। ठीक है, चलिए, ये दिन आपके जीवन में बार बार आए, हर बार खुशियां लाए, और जब भी आप टीचर्स डे को याद करें तो आप हमेशा इज्जत से भरे उनके प्रति, जिन्होंने आपके जीवन में एक दिन का, एक सेकंड का भी योगदान दिया कुछ भी सिखाने में। थैंक यू।